हेलो एवरीवन और वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम इंसानी प्रजनन प्रणाली भी कहते हैं। ये वो अमेजिंग सिस्टम है जिससे इस धरती पर लाइफ कंटिन्यू होती है, जिससे हम सब इस दुनिया में आए हैं। तो इस प्रोसेस को समझना एक तरह से अपनी ही बॉडी को, अपने आप को बेहतर समझने जैसा है। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग जर्नी। इस पूरे एक्सप्लेनर को आसान बनाने के लिए हमने इस जर्नी को 6 हिस्सों में यानी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे बिकमिंग एन अडल्ट, यानी प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर हम मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम द जर्नी टू लाइफ में देखेंगे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है। फिर हम जानेंगे कि व्हेन द एग इज अलोन, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब बॉडी क्या करती है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हम हेल्दी चॉइसेस यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बिकमिंग एन अडल्ट। इस पूरे जर्नी का पहला स्टेप है प्यूबर्टी। आप प्यूबर्टी को बचपन और अडल्ट बनने के बीच का एक ब्रिज, एक पुल समझ सकते हैं। ये वो स्पेशल टाइम है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और इंटरनल चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस सिग्नल होते हैं सेक्सुअल मैचुरेशन के। सेक्सुअल मैचुरेशन का सीधा सा मतलब है कि बॉडी अब सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, यानी प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है। तो ये चेंजेस आखिर हैं क्या? वेल, आप नोटिस करेंगे नए हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, आवाज में बदलाव और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी यानी फिजिकल चेंजेस नहीं हैं, ये बॉडी के अंदर से आ रहे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं। ये इस बात का इशारा है कि बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब एक्टिव हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और फ्यूचर में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, यानी एक नई लाइफ क्रिएट करने के प्रोसेस के लिए रेडी हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे टीम 1 कह सकते हैं, द स्पर्म प्रोड्यूसर्स। इस सिस्टम का मेन काम है मेल जर्म सेल्स, जिन्हें हम आम भाषा में स्पर्म्स कहते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करना। और हाँ, सिर्फ प्रोड्यूस करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आगे फर्टिलाइजेशन की जगह तक, यानी उस जगह तक आसानी से पहुंचाना जहां वो फीमेल जर्म सेल से मिल सकें। ओके, तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टीज। ये ग्लैंड्स स्क्रोटम नाम की एक स्किन पाउच में बॉडी के बाहर, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? नेचर ने ऐसा डिजाइन क्यों किया? वेल, इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम, कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है, और स्क्रोटम यही कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इन्हीं टेस्टीज का दूसरा काम है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाना, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। यही हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इस पूरे सिस्टम का एक की प्लेयर है। इसके 2 मेन काम हैं। पहला, ये स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है लड़कों में प्यूबर्टी के टाइम आने वाले चेंजेस को ट्रिगर करना, जैसे आवाज का भारी होना या फेशियल हेयर का आना। ये सब टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ओके, तो जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो उनका सफर शुरू होता है। उन्हें आगे ट्रैवल करना होता है। ये ट्रैवल वास डेफरेंस नाम की एक लंबी ट्यूब से होता है। आप इसे एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं। ये ट्यूब टेस्टिस से स्पर्म्स को उठाती है और आगे ले जाती है, और आगे जाकर ये यूरिनरी ब्लैडर, यानी वो जगह जहां यूरिन कलेक्ट होता है, वहां से आने वाली एक दूसरी ट्यूब से जुड़ जाती है। जब ये दोनों ट्यूब्स जुड़ जाती हैं तो एक कॉमन पैसेज बन जाता है। इस कॉमन पैसेज को कहते हैं यूरेथ्रा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूरेथ्रा, स्पर्म्स और यूरिन, इन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, अ कॉमन पैसेज। यानी मेल बॉडी में ये दोनों अलग अलग चीजें एक ही ट्यूब से बॉडी से बाहर आती हैं। इस लंबे सफर में स्पर्म्स अकेले नहीं होते, उन्हें हेल्प करने के लिए टीम आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स जैसे दोस्त ग्लैंड्स इस रास्ते में अपना स्पेशल लिक्विड यानी फ्लूइड ऐड करते हैं। ये फ्लूइड एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। पहला, ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है, उनका खाना, ताकि वो एनर्जेटिक रहें। दूसरा, ये उनका ट्रैवल आसान बनाता है, उन्हें एक लिक्विड मीडियम देकर जिसमें वो आराम से स्विम कर सकें। तो आखिर ये स्पर्म्स हैं क्या? वेल, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनके अंदर होती है सबसे कीमती चीज,
जेनेटिक मटेरियल, और इनके पास होती है एक लंबी पूंछ, एक टेल, जो उन्हें मूव करने में यानी तैरने में हेल्प करती है। उनका एक ही मिशन होता है, आगे बढ़ना और फीमेल जर्म सेल यानी एग तक हर हाल में पहुंचना। ऑलराइट, टीम 1 के बाद अब बात करते हैं टीम 2 की, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द एग प्रोड्यूसर्स। ये वो सिस्टम है जहां फीमेल जर्म सेल्स, जिन्हें हम एग्स या ओवा कहते हैं, बनते हैं। लेकिन इस सिस्टम का काम सिर्फ एग्स बनाना नहीं है। नेचर ने इसे एक और बहुत स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया है, और वो है एक नई लाइफ को नर्चर करना, यानी 9 महीनों तक पालना पोसना। तो इस डायग्राम में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हैं ओवरीज। ये एक पैर में होती हैं, लेफ्ट और राइट। इनका काम है एग्स या अंडे प्रोड्यूस करना। और यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, जब एक लड़की पैदा होती है, उसकी ओवरीज में हजारों इमैच्योर एग्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ये सारे एग्स बस प्यूबर्टी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो मैच्योर हो सकें। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो इन हजारों एग्स में से कुछ मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हर महीने यूजुअली एक ओवेरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, और ये प्रोसेस दोनों ओवेरीज ऑल्टरनेट करती है। ऑल्टरनेट मतलब बारी बारी से, जैसे एक महीने लेफ्ट ओवेरी से तो अगले महीने राइट ओवेरी से। ये एक साइकिल की तरह चलता है। जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो वो सीधा एक पतली सी ट्यूब में एंटर करता है। इस ट्यूब के 2 नाम हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब एक ब्रिज की तरह है जो ओवरी को आगे यूटेरस से कनेक्ट करती है। एग का आगे का सफर इसी फेलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स आगे जाकर एक इलास्टिक बैग जैसी स्ट्रक्चर में खुलती हैं। इस ऑर्गन को कहते हैं यूटेरस। ये एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है। इलास्टिक होने का मतलब है कि ये जरूरत पड़ने पर एक बलून की तरह फैल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। और यही वो सेफ जगह है, वो पहला घर है जहां अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एक बच्चा पूरे 9 महीने तक ग्रो करता है और डेवलप होता है। यूट्रस नीचे की तरफ एक नैरो ओपनिंग से जुड़ा होता है। इस ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। ये सर्विक्स आगे वजाइना में ओपन होता है। तो वजाइना वो फाइनल पैसेज है जो यूट्रस को बॉडी से बाहर कनेक्ट करता है। तो अब तक हमने टीम 1 द मेल सिस्टम और टीम 2 द फीमेल सिस्टम दोनों को अकेले अकेले समझ लिया है। तो अब वक्त है उस मैजिकल मोमेंट की बात करने का, उस अनोखी जर्नी का, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये लाइफ की जर्नी आगे कैसे बढ़ती है? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स वजाइना में एंटर करते हैं। स्टेप 2, वहां से वो ऊपर की तरफ यूट्रस से होते हुए फलोपियन ट्यूब तक का लंबा सफर तय करते हैं। स्टेप 3, यही फलोपियन ट्यूब में उनकी मुलाकात एग से हो सकती है, अगर एग उस वक्त वहां मौजूद है। स्टेप 4, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इस रेस में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक, जो सबसे पहले और सबसे स्ट्रांग होता है, वही एग को फर्टिलाइज कर पाता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को अब एक नया नाम मिलता है जाइगोट। स्टेप 5, ये जाइगोट, जो भी एक सिंगल सेल है, तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है और सेल्स का एक छोटा सा बॉल बन जाता है। इसे कहते हैं एम्ब्रियो। और आखिर में स्टेप 6, ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर उसकी मोटी और सॉफ्ट दीवार से जुड़ जाता है, जैसे एक बीज मित्र में। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो जब एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार से जुड़ जाता है, उसके सामने एक नया चैलेंज होता है, ग्रो करने के लिए। उसे न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए। ये न्यूट्रिशन उसे मदर के ब्लड से मिलता है, लेकिन ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। ये सारा काम एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क जैसा ऑर्गन है। आप इसे एक अमेजिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम या एक लंच बॉक्स डिलीवरी सर्विस की तरह सोचो। ये मदर के ब्लड से सारी जरूरी चीजें जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, और बदले में एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल वापस मदर के ब्लड में डाल देता है ताकि बॉडी उसे रिमूव कर सके। कितना स्मार्ट सिस्टम है, राइट? इम्प्लांटेशन के बाद मदर की बॉडी के अंदर उस छोटे से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी विकास शुरू हो जाता है। ये अनोखा प्रोसेस लगभग 9 महीने तक चलता है, और ये सोचना कितना अमेजिंग है कि इन 9 महीनों में वो एक सिंगल सेल से एक पूरे कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाता है। अब तक हमने देखा कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है, पर हर महीने तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, राइट? तो ऐसे में क्या होता है जब एग को स्पर्म नहीं मिलता, व्हेन द एग इज अलोन? चलिए ये भी जानते हैं। आप इस प्रोसेस को बॉडी का मंथली रीसेट बटन भी कह सकते हैं।
इस स्लाइड पर हम दोनों पॉसिबिलिटीज को साइड बाय साइड क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर है फर्टिलाइज्ड एग का पाथ। वो एम्ब्रियो बनता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है और 9 महीने तक डेवलप करता है। सिंपल। अब राइट साइड पर देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग की स्टोरी। अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता तो वो बेचारा सिर्फ 1 दिन तक ही जिंदा रह पाता है। अब सोचिए, यूट्रस ने तो आने वाले एम्ब्रियो के लिए कितनी तैयारी की थी, अपनी दीवार यानी लाइनिंग को मोटा और स्पंजी बनाया था, एक सॉफ्ट बेड की तरह। पर अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अब उस एक्स्ट्रा लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी उसे निकाल देती है। वो लाइनिंग धीरे धीरे टूट जाती है। ये टूटी हुई लाइनिंग ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाती है। इसी मंथली साइकिल को मेंस्ट्रुएशन या आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। ये बॉडी का एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है, ताकि वो अगले महीने की साइकिल के लिए फिर से तैयार हो सके। ये साइकिल आमतौर पर हर महीने रिपीट होता है। एवरेज साइकिल लेंथ है लगभग 28 दिन, पर यह थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और ब्लीडिंग 2 से 8 दिन तक चल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। इनफैक्ट इट्स अ साइन कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो अब तक हमने इस पूरे प्रोसेस की बायोलॉजी को समझा, पर सिर्फ साइंस को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। इस नॉलेज के साथ आती है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमारे आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे हेल्दी चॉइसेस की, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। ये कोट कहता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और हैविंग चिल्ड्रन। इसका सिंपल मतलब ये है कि सिर्फ बॉडी का फिजिकली मैच्योर हो जाना, प्यूबर्टी का आ जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि एक इंसान का माइंड, उसका दिमाग सेक्सुअल एक्ट्स के लिए या उससे भी बड़ी जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए तैयार है। फिजिकल रेडीनेस और मेंटल इमोशनल रेडीनेस, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसके साथ ही हमें हेल्थ रिस्क्स का भी ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कुछ डिजीजेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं STDs, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये 2 तरह की हो सकती हैं। कुछ होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, और कुछ होती हैं वायरल इन्फेक्शंस जैसे वॉट्स और HIV, एड्स। लेकिन इनमें से ज़्यादातर से बचाव यानी प्रिवेंशन पॉसिबल है। कॉन्डम जैसे मैकेनिकल बैरियर्स का इस्तेमाल इन इन्फेक्शंस को फैलने से रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। STDs के अलावा सेक्सुअल एक्ट का दूसरा पॉसिबल आउटकम है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है जिसका एक महिला के शरीर और दिमाग, बॉडी एंड माइंड दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ये डिसीजन लेने से पहले हर तरह से तैयार होना ज़रूरी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और हाँ, फाइनेंशियली भी। तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आज कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भनिरोधक मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे मैकेनिकल बैरियर्स लाइक कॉन्डम्स। फिर आते हैं हार्मोनल मेथड्स जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या IUDs जैसे कॉपर टी, और आखिर में सर्जिकल मेथड्स जो एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसमें मेल्स के लिए वैसेक्टमी और फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टमी आती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हर मेथड के अपने फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ही बेस्ट रहता है। और यहाँ एक और बहुत सीरियस इशू है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। कई बार इन्हीं मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और सर्जिकल मेथड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है इल्लीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के लिए। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पेट में लड़की होने का पता लगाना और उसे जन्म लेने से पहले ही मार देना। इसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फीटिसाइड। ये ना सिर्फ एक कानूनी जुर्म है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी और शर्मनाक समस्या है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम सब अपने आसपास गरीबी या पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, तो सवाल यह है कि इसकी असली वजह क्या है? क्या ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या फिर सोसाइटी में रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी असमान बंटवारा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।